हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आश्रम में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और लगातार अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन में पूरे ज़ोर शोर से लगे हुए होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम से संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज हमने स्टार्ट किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चनों का कलेक्शन देखेंगे जो कि रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2020 में पूछे गए थे। उन्हीं क्वेश्चनों का कलेक्शन इस वीडियो में रखा गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन पूछा गया था संगम साहित्य किस भाषा में लिखी गई? तो आप लोग याद रखिएगा, संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखी गई है। तमिल भाषा में संगम साहित्य की रचना की गई है। ठीक है, अब संगम साहित्य के बारे में हम लोग कुछ जान लें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। संगम साहित्य के बारे में जानेंगे तो संगम साहित्य जो था वो संगम काल के अंतर्गत लिखा गया साहित्य था। ठीक है, अब संगम काल क्या था? तो संगम काल प्राचीन भारत में 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के काल को संगम काल माना गया। ठीक है, इस संगम काल में जितने भी साहित्यों की रचना की गई उसे संगम साहित्य कहा गया। ठीक है, अब अगला है, याद रखेंगे कि इस संगम साहित्य को जो है टोटल 3 भागों में बांटा गया। जो पहला भाग था उन पहले भाग को महाकाव्य कहा गया। ठीक है, और जो दूसरा भाग था वह दूसरा भाग पूर्णतः राजनीति और शासन पर आधारित था, और जो तीसरा भाग था संगम साहित्य का, वह तीसरा भाग पूरी तरह से प्रेम विषय पर आधारित था। ठीक है, तो ये थे संगम साहित्य। अब संगम साहित्य से एक क्वेश्चन आता है कि द्वितीय संगम का, जो हम लोग देख रहे थे अभी कि संगम साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है, तो उसी 3 भागों से एक क्वेश्चन आता है कि द्वितीय संगम का एकमात्र प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो याद रखिएगा, द्वितीय संगम का एकमात्र प्राचीनतम ग्रंथ तोल्लाकपियम है। ठीक है, तोल्लाकपियम, जिसके कि लेखक तोल्लाकपियर हैं। नाम दोनों सेम ही है, थोड़ा सा अंतर है। पुस्तक का नाम है तोल्लाकपियम और लेखक है तोल्लाकपियर। ठीक है, अब इसके अलावे भी कुछ संगम साहित्य हैं, उसे भी हम लोग नाम याद रखेंगे जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला है मरुगरुपाद्य। मरुगरुपाद्य के लेखक कौन थे? तो नक्करीरर थे। मरुगरुपाद्य एक संगम साहित्य था, उसके लेखक। अगला है शिल्पादिकारम। शिल्पादिकारम के लेखक कौन थे? तो इलांगो आदिकल शिल्पादिकारम के लेखक थे। ठीक है, ये थे कुछ प्रमुख संगम साहित्य। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन है मलाजखंड बांध। मलाजखंड तांबा का खदान। मलाजखंड तांबा का खदान कहाँ स्थित है? तो यह मलाजखंड तांबा का खदान जो है भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में स्थित है। अब मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है बालाघाट। बालाघाट, इसी बालाघाट में यह मलाजखंड तांबे का खदान स्थित है। अब इसकी स्थापना अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे, इस मलाजखंड तांबे के खदान की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और यह एशिया का सबसे बड़ा ओपन कास्ट खनन केंद्र है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा ओपन कास्ट खनन केंद्र अगर पूछा जाए तो यह मलाजखंड तांबे का खान है। ठीक है, अब पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि मलाजखंड तांबे के खान के निकट एक राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित है। उस राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? तो उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नाम याद रखिएगा, इस मलाजखंड तांबे के खान के निकट एक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उसके बाद इसी में एक ऑप्शन दिया हुआ था झारखंड। तो झारखंड के बारे में भी हम लोग कुछ देखते चलें। झारखंड जो है भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र है। झारखंड भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। झारखंड का जो कुछ क्षेत्र है जैसे झरिया, बोकारो और धनबाद, इसमें कोयला की बहुलता पाई गई है, यानी कि कोयला का सबसे अधिक उत्पादन इन्हीं 3 क्षेत्रों में होता है भारत का। झारखंड राज्य है, झारखंड के झरिया, बोकारो और धनबाद में कोयला का सबसे अधिक उत्पादन होता है।
एक और क्वेश्चन झारखंड से पूछा जाता है, भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य, भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह भी झारखंड ही है। झारखंड का कुछ क्षेत्र है जैसे कोडरमा, गिरिडीह और रांची, यह 3 जो क्षेत्र हैं वो अभ्रक के सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य, यह भी झारखंड है। ठीक है। अब इसी के बाद एक ऑप्शन में ये भी था राजस्थान, तो राजस्थान को भी हम लोग देख लें, राजस्थान किस चीज़ से संबंधित है? तो भारत में तांबे के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार अगर पूछा जाए, तांबा का अयस्क का, तो यह था राजस्थान। ठीक है। राजस्थान का जो खेतड़ी क्षेत्र है, खेतड़ी क्षेत्र, वह तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और एक और क्वेश्चन राजस्थान से पूछा जाता है कि राजस्थान में जस्ता की सबसे बड़ी खान कौन सी है? तो राजस्थान में जस्ता की सबसे बड़ी खान राजपुर दरीना खदान है। नाम याद रखेंगे आप लोग, राजपुर दरीना खदान। ठीक है। आप लोग इसे कॉपी में नोट करते चलें तो आप लोगों को बाद में रिवीजन करने में अच्छा होगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस वायसराय काल में हुआ था? तो याद रखिएगा, इसका आंसर था प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो था वो लॉर्ड इरविन के काल में हुआ था। लॉर्ड इरविन के काल में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ठीक है। अब लॉर्ड इरविन से संबंधित कुछ हम लोग इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे। लॉर्ड इरविन का अगर कार्यकाल पूछा जाए तो इसका कार्यकाल था 1926 से लेकर 1931 तक, लॉर्ड इरविन का कार्यकाल। ठीक। और अगर गोलमेज सम्मेलन की बात की जाए तो यह गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो वह 12 नवंबर 1930 को आयोजित हुए थे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन और आता है, कुल 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था, तो क्वेश्चन आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो थे जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है गोलमेज सम्मेलन से कि किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी सम्मिलित हुए थे? तो गांधी जी सम्मिलित हुए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। यह दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक आयोजित हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक यह आयोजित हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। ठीक है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन व्यक्ति सम्मिलित हुए थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में एकमात्र व्यक्ति थे भीमराव अंबेडकर, जिन्हें कि अछूतों के नेता के रूप में सम्मिलित किया गया था। तो ये भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो याद रखेंगे, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 12 नवंबर 1930 को। और अगर दूसरा गोलमेज सम्मेलन पूछा जाए तो यह 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक आयोजित हुआ था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को आयोजित हुआ था। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, इस लॉर्ड इरविन से संबंधित एक क्वेश्चन आता है कि गांधी इरविन समझौता, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ था जिसे कि हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। तो यह जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसके बाद किस आंदोलन को स्थगित किया गया था? तो गांधी इरविन समझौते के बाद आप लोग याद रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो यह गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 4 मार्च 1931 को यह गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, ऑप्शन में है लॉर्ड वेलिंगटन। तो लॉर्ड वेलिंगटन से भी याद रखेंगे कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो लॉर्ड इरविन के काल में हुआ, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन थे। ठीक है। अब इनसे एक और क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड वेलिंगटन कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था? तो आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, लॉर्ड वेलिंगटन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भाग लिए थे। जो बम्बई में एक अधिवेशन हुआ था और वो कब हुआ था? 1915 में
1915 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन हुआ था उसमें लॉर्ड वेलिंगटन भाग लिए थे, जिसकी अध्यक्षता की थी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने। नाम याद रखेंगे। उस कांग्रेस के जो बम्बई अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने की थी। ठीक है। लेकिन लॉर्ड वेलिंगटन का अगर वायसराय का कार्यकाल पूछा जाए तो आप लोग कंफ्यूज नहीं करिएगा, ये उनका कार्यकाल था 1931 से लेकर 1936 तक। अब देखिए, उनका कार्यकाल था 1931 से 1936 तक, लेकिन वह कांग्रेस के जो बम्बई अधिवेशन में शामिल हुए थे वो 1915 में शामिल हुए थे। ठीक है। अब लॉर्ड वेलिंगटन से ही ये क्वेश्चन आता है कि उन्हीं के शासनकाल में भारत में सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की गई थी। भारत में सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा लॉर्ड वेलिंगटन के काल में 1932 ईस्वी में की गई थी। और यह सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्हीं के द्वारा सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड रीडिंग। इन्हें भी हम लोग देखते हैं, ऑप्शन में है लॉर्ड रीडिंग, तो ये इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट जान लें। लॉर्ड रीडिंग का अगर कार्यकाल पूछा जाए तो 1921 से लेकर 1926 तक इनका कार्यकाल लॉर्ड रीडिंग का। अब इनके शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण घटना थी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट घटना थी वो था मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह हुआ था लॉर्ड रीडिंग के काल में 1921 में। मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में लॉर्ड रीडिंग के काल में। उसके बाद प्रिंस ऑफ वेल्स की जो भारत यात्रा हुई थी, प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे वो भारत की यात्रा पर आए थे, वो भी 1921 में ही आए थे लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। इसके बाद एक और घटना हुई थी लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड हुआ था जो यूपी के गोरखपुर जिले में हुआ था, वो 5 फरवरी 1922 को, वह भी लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में हुआ था। तो लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल से 3 इम्पॉर्टेंट घटना रिलेटेड है। पहला तो मोपला विद्रोह है 1921 में, दूसरा प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा पर आए थे 1921 में, और तीसरा जो था चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर जिले में, वह भी लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वह थे आत्माराम पांडुरंगा। आत्माराम पांडुरंगा ने 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की। ठीक है, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। प्रार्थना समाज के संस्थापक तो आत्माराम पांडुरंगा 1867 में। अब कुछ ऑप्शन को देख लेते हैं। ये राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय ऑप्शन में है, तो ये इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में राजा राममोहन राय ने। ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन है ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी 1873 ईस्वी में। ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया था। ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही मराठी भाषा का जो समाचार पत्र था केसरी, उसका संपादन किया था। केसरी समाचार पत्र का संपादक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1881 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहले प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंगा 1867, उसके बाद राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज 1828 में, ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज 1873 ईस्वी में, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के बारे में अगर पूछा जाए तो वह थे मोरारजी देसाई। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। ठीक है, नाम याद रखिएगा। अब मोरारजी देसाई से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह पीएम के पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। यानी प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ही थे। अब इनका प्रधानमंत्री का अगर कार्यकाल पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा 1977 से लेकर 1979 तक। ठीक है। अब उसके बाद ऑप्शन में है चौधरी चरण सिंह, तो इसको भी हम लोग देख लें। चौधरी चरण सिंह के बारे में क्या है कि चौधरी चरण सिंह लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री थे। उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है
कि एक भी दिन लोकसभा का सामना न करने वाले भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे, जिनका कि कार्यकाल मात्र 1 वर्षों का था, 1979 से 80 तक। यानी पहले मोरारजी देसाई थे 1977 से 79 तक, उसके बाद 79 से 80 तक चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने थे, जिन्होंने एक भी दिन लोकसभा का सामना नहीं किया था। ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन में है पीवी नरसिम्हा राव। इनसे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, तो वह थे पीवी नरसिम्हा राव, जो कि 1991 से लेकर 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री बने थे। पीवी नरसिम्हा राव यह प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। अब अटल बिहारी वाजपेयी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटा कार्यकाल भारत में किस प्रधानमंत्री का था, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे 1996 में, तो उस समय इनका कार्यकाल मात्र 13 दिन का रहा था। ठीक है, क्लियर है। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के सबसे छोटे कार्यकाल के प्रधानमंत्री थे। 1996 में जब ये बने थे तो मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बेला डी लोअयस्क खदान का उपयोग किस इस्पात कारखाना द्वारा किया जाता है, तो आंसर है इसका बेला डी लोअयस्क खदान का उपयोग जो है भिलाई इस्पात कारखाना के द्वारा किया जाता है। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है, जो भिलाई इस्पात संयंत्र है उसके द्वारा यह बेला डी लोअयस्क खदान का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब याद रखेंगे हम लोग कि यह भिलाई इस्पात संयंत्र जो है कब स्थापित हुआ था। यह छत्तीसगढ़ राज्य में है, जो कि सोवियत संघ की सहायता से 1955 में स्थापित हुआ था। 55-56 आप लोग इसे नोट कर लें, कभी 55 दे देता है ऑप्शन में, कभी 56। एक्चुअल 1955-56 में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से हुआ था। ठीक है। उसके बाद ऑप्शन में है बोकारो इस्पात संयंत्र, तो इसे भी हम लोग देख लेंगे। बोकारो इस्पात संयंत्र की भी स्थापना सोवियत संघ के सहायता से 1965 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1965 में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ के द्वारा किया गया। उसके बाद अगला है राउरकेला। राउरकेला इस्पात संयंत्र भी हम लोग देख लेंगे। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है 1959 ईस्वी में जर्मनी की मदद से किया गया। जर्मनी की मदद से इस राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। उसके बाद अगला था दुर्गापुर। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना 1959 ईस्वी में ही ब्रिटेन की मदद से की गई। ठीक है, तो ये हो गया बेला डी लोअयस्क खदान का उपयोग किस इस्पात कारखाना द्वारा किया जाता है, तो आंसर है भिलाई इस्पात, भिलाई इस्पात कारखाना द्वारा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया, तो सिक्किम को जो है भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा जो है 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इस संविधान संशोधन जो है कि इस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया। और भारत का 22वां राज्य सिक्किम कब बना, तो 1975 में, यानी 36वां संविधान संशोधन जो है 1975 में हुआ था। और इसी से क्वेश्चन आता है, सिक्किम से ही संबंधित था 35वां संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत क्या था, तो 35वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो कि 1974 में हुआ था, सिक्किम को भारत का सह राज्य का दर्जा, सिक्किम को भारत का सह राज्य का दर्जा 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया था। और उसके बाद 36वां संविधान संशोधन जो 1975 में हुआ, उसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, इसी में ऑप्शन भी है 42वां संविधान संशोधन। अब इससे भी थोड़ा जान लें कि 42वां संविधान संशोधन जो है वो 1976 में हुआ था। ठीक है, 1976 में यह 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को, संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। आर्टिकल 51A, जो आर्टिकल है 51 का ए बोलें या क कहें एक ही चीज़ है, 51 का ए भाग 4 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद इसी में ऑप्शन है 39वां संविधान संशोधन। तो यह 39वां संविधान संशोधन किस चीज़ से था,
यह भी 1975 में हुआ था। और इसके अंतर्गत जो था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव संबंधित विवाद जो था, उस विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया था। यानी उनके विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव संबंधित विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया इस 39वां संविधान संशोधन 1975 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये थे कुछ संविधान संशोधन जो कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेसेट किस देश की संसद का नाम है? तो नेसेट जो है इजराइल की संसद का नाम है, नेसेट। ठीक है, तो कुछ और भी संसद के नाम, जैसे डेनमार्क ऑप्शन में था, तो डेनमार्क के देश की संसद का नाम क्या है? फॉलकेटिंग, नाम याद रखेंगे आप लोग, फॉलकेटिंग, फॉलकेटिंग है। ठीक है, पोलैंड, पोलैंड के संसद का क्या नाम है? तो सोजिम, सोजिम, पोलैंड की संसद को सोजिम बोला जाता है। और मालदीव, मालदीव की संसद का नाम क्या है? मजलिस। ठीक है, नेसेट हो गया इजराइल, नेसेट हो गया इजराइल, डेनमार्क का संसद का नाम फॉलकेटिंग, पोलैंड के संसद का नाम सोजिम और मालदीव के संसद का नाम मजलिस है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि डायलिसिस द्वारा शरीर के किस अंग का उपचार किया जाता है? तो डायलिसिस द्वारा शरीर के किडनी का उपचार, किडनी जिसको कि गुर्दा भी बोलते हैं, किडनी का डायलिसिस किया जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन में क्वेश्चन था, पूछा गया था 2020 में, डायलिसिस द्वारा शरीर के किस अंग का उपचार किया जाता है? तो किडनी का उपचार किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर देखेंगे, अलंग, अलंग नामक प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग केंद्र है, शिप स्क्रैपिंग सेंटर जो है अलंग नाम का, वो भारत के किस राज्य में है? तो भारत का राज्य है गोवा, जहाँ पर यह अलंग नामक प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग सेंटर है। ठीक है, उसके आगे है क्वेश्चन, पेनाल्टी स्ट्रोक, ये खेल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। पेनाल्टी स्ट्रोक जो है कितने गज की दूरी से मारा जाता है? तो पेनाल्टी स्ट्रोक जो है 10 गज की दूरी से मारा जाता है। ठीक है, और पेनाल्टी स्ट्रोक अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस खेल से संबंधित यह शब्द है, तो पेनाल्टी स्ट्रोक है हॉकी से और फुटबॉल से। हॉकी और फुटबॉल में मुख्यतः इस शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 10 गज की दूरी से पेनाल्टी स्ट्रोक मारा जाता है, हॉकी और फुटबॉल से यह संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन करने की शक्ति संबंधित संदेह को दूर करने वाला संवैधानिक सुधार किस वर्ष लाया गया था? ये क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा, जो संविधान संशोधन करने की शक्ति संबंधित संदेह को दूर करने वाला संवैधानिक सुधार था, यह वर्ष 1971 में लाया गया था, जो 1971 का 24वां संविधान संशोधन था। 24वां संशोधन, उसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि संसद की शक्ति को स्पष्ट किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संसद के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, शुरुआत में था कि संविधान का अंतर्गत मौलिक अधिकार का संशोधन संसद नहीं कर सकती है, लेकिन बाद में 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत यह व्यवस्था की गई कि संसद जो है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। साथ ही इसके साथ एक और व्यवस्था की गई कि संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों से, यानी कि जब लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, तो इस पर राष्ट्रपति द्वारा सहमति दिया जाना जो है बाध्यकारी होगा, यानी राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होंगे। ठीक है, यह व्यवस्था संविधान के 24वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1971 में की गई। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था। थोड़ा क्वेश्चन का पूछने का स्टाइल थोड़ा अलग था, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने परिवर्तित किया? तो दिल्ली सल्तनत की राजधानी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित किया गया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अब अगला है, ऑप्शन है इसमें फिरोज तुगलक, यह दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का था, सभी शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो फिरोज तुगलक से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्राह्मणों से जजिया लेने वाला पहला मुस्लिम शासक, मध्यकालीन भारत में ब्राह्मणों से जजिया कर लेने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बाद, सिकंदर लोदी से
सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है किस शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी, तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी, और बाद में सिकंदर लोदी ने इसे अपनी राजधानी भी बनाया था आगरा शहर को। ठीक है, और ऑप्शन अगर अलाउद्दीन खिलजी है, इसे भी हम लोग देख लें। अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे विशाल स्थायी सेना किसकी थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। खिलजी वंश के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, जिनके पास की दिल्ली सल्तनत में सबसे विशाल स्थायी सेना थी। ठीक है, तो ये हो गए चारों ऑप्शन का डिस्कशन यार। लेकिन क्वेश्चन का आंसर क्या रहा? क्वेश्चन का आंसर क्या रहा? दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने परिवर्तित की, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? एक ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल जीतने का अब तक का रिकॉर्ड जो है वो माइकल फेल्प्स के नाम से है। माइकल फेल्प्स जो तैराकी से संबंधित हैं, उनके नाम यह रिकॉर्ड है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल जीतने का खिताब। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, परम शून्य ताप पर गैस का आयतन क्या होता है? तो परम शून्य ताप पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है। ठीक है, परम शून्य ताप होता कितना है? तो परम शून्य ताप जो है याद रखिएगा -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग परम शून्य ताप कहते हैं, और इस ताप पर गैस का आयतन तथा दाब दोनों शून्य हो जाता है, इसीलिए इसे परम शून्य ताप कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दो समतल दर्पण के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है। दो समतल दर्पण के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, तो इससे बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? दो समतल दर्पण के बीच जब किसी धातु को रखा जाएगा तो इसके बीच जो प्रतिबिंब बनेंगे वो असंख्य प्रतिबिंब बनेंगे, यानी अनगिनत। ठीक है, असंख्य प्रतिबिंब बनेंगे। अब समतल दर्पण से हम लोग याद रखेंगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है, तो याद रखेंगे आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर, वस्तु के आकार के बराबर। ठीक है, आभासी, सीधा और वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन था, परम शून्य ताप, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्ण क्रम में सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है? श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्ण क्रम में सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है? तो बैगनी रंग का होता है। आप लोग आंसर याद रखेंगे, बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। अब क्यों होता है बैगनी रंग का विचलन? तो एक नियम है कि तरंग दैर्घ्य जो होता है विचलन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी अगर तरंग दैर्घ्य किसी भी रंग का ज़्यादा होगा तो उसका विचलन सबसे कम होगा, और तरंग दैर्घ्य अगर सबसे कम होगा तो उसका विचलन सबसे अधिक होगा। तो इसीलिए बैगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य है वह सबसे कम होता है, इसलिए उसका विचलन सर्वाधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में सर्वाधिक विचलन बैगनी रंग का होता है। सबसे अधिक विचलित रंग बैगनी है, और सबसे कम अगर विचलन पूछा जाए तो वह लाल रंग का होता है, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन उदारवादी एवं उग्रवादी नामक दो भागों में किस सम्मेलन में हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था उदारवादी एवं उग्रवादी नामक दो भाग में, तो यह था सूरत का अधिवेशन। सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। इस सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है दो भागों में बट गया था, नरमपंथी और गर्मपंथी। ठीक है, और इसी 1907 में जो ये सूरत अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष। याद रखिएगा, रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष ने इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता 1907 में की थी, जिसके अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन दो भागों में हो गया था। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन है, याद रखिएगा, बम्बई अधिवेशन। तो यह बम्बई अधिवेशन क्या था? बम्बई अधिवेशन हुआ था 1918 में। ठीक है, जिसमें कि
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। दूसरा विभाजन हुआ था इस बम्बई अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे हसन इमाम। हसन इमाम के काल में जब ये 1918 में बम्बई अधिवेशन हुआ था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन हुआ था। पहली बार अगर विभाजन पूछा जाए तो 1907 सूरत अधिवेशन, और दूसरी बार विभाजन पूछा जाए तो 1918 बम्बई अधिवेशन। ठीक है। उसके बाद ऑप्शन में है कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन था वह 1931 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। और इसी कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पहली बार पारित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्वेश्चन आता है किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया, तो इसी कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो कराची अधिवेशन आयोजित किया गया था उसमें मौलिक अधिकार का प्रस्ताव रखा गया था सरदार पटेल के द्वारा। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है इस कलकत्ता अधिवेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन आयोजित हुए थे जिसके कि अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, तो पहली बार इस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, तो कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1906 में आयोजित हुआ था और जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन का डिस्कशन। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि प्रकाश के किस घटना के कारण पानी में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो प्रकाश का क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे कि प्रकाश के किस घटना के कारण पानी में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो अपवर्तन इसका आंसर होता है। अपवर्तन के कारण जो है पानी में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को अगर इस वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक छात्रों के बीच शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक छात्र इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।